2 मई को दीदी तो नहीं गई बल्कि देश में नई सियासत जरूर शुरू हो गई और इसका असर एमपी में भी देखने को मिलेगा। इसके संकेत उसी वक्त मिल गए थे जब नतीजे आते ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एमपी आने का न्योता दे दिया था। जाहिर है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने विपक्ष को एक नई प्राणवायु तो दी ही है। उस पर दमोह उपचुनाव का नतीजा एमपी में कांग्रेस के लिए बोनस साबित हो सकता है। कोरोना महामारी ने भी उसे मुद्दों की संजीवनी दे दी है और कमलनाथ के पास अब आरोप लगाने के लिए बहुत कुछ नया है। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में कोई तैयारी नहीं। अब जब आग लग गई है, ये कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। हमारे विधायक लगे हैं, हमारे विधायक इंदौर में 20-20 घंटे लगे हुए हैं। हमारा संजय शर्मा वहाँ लगा हुआ है। हमारे सब लोग जुट के, जो हमसे बनता है, कांग्रेस पार्टी से बनता है, कांग्रेस के विधायकों से बनता है, सब कांग्रेस विधायक जो सहायता दे सकते हैं। बीजेपी के नेतागण आज अपना मुंह छिपाए बैठे हैं। बंगाल चुनाव में एमपी के बीजेपी नेताओं की खासी ताकत लगी थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। दमोह ने भी कहीं न कहीं निराश किया। हालांकि बीजेपी के तेवर नर्म नहीं है और पश्चिम बंगाल सहित कोविड के मुद्दे पर वो कमलनाथ पर जमकर पलटवार कर रही है। हम पर तो जो उपलब्ध है हम ला रहे हैं। आप इनकी स्थिति तो देखिए, कुछ भी कर लें आलोचना ही करेंगे। पर आप बड़े उद्योगपति हो कमलनाथ जी, आप तो बताओ, आप एक आध उद्योगपति से बात करके दिला रहे हो क्या प्रदेश को, या सिर्फ आलोचना ही करोगे? पीड़ित मानवता की सेवा करने वाला एक काम कांग्रेस ने नहीं किया। भ्रम फैलाना और भय फैलाना वैक्सीन के बारे में, मैं तो इसको मानता हूं कि ये पाप है और ऐसा पाप न करें। एमपी में पोस्ट कोविड पॉलिटिक्स के लिए अभी से मैदान तैयार हो गया है। 5 राज्यों के नतीजों को लेकर भी कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन हर नुकसान के बाद दोगुनी ताकत के साथ वापस लौटना बीजेपी की फितरत रही है। जाहिर है आने वाले दिनों में सूबे में बयानबाजी की बाढ़ देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा जो है दीदी से दमोह तक, इसमें आपका बहुत स्वागत है। कई बार जब बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां आपके सामने होती हैं और उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आप किसी के साथ कॉम्पीट भी कर रहे होते हैं, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में भी होते हैं, जैसा राजनीति में भी होता है, और अगर आपका बहुत ताकतवर जो कॉम्पिटिटर है वो अगर बहुत बेहतर ना कर पाए या कंप्रोमाइजिंग लेवल पर हो, तो आपको एक ताकत अपने आप मिल जाती है। भले ही आप खुद बहुत ख़राब आपने किया हो या ख़राब ना भी किया हो, तो अच्छे से तो आप बहुत दूर हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये समझ चुकी है कि ये बीजेपी का स्वर्णकाल चल रहा है और बीजेपी के स्वर्णकाल के पीछे उसकी टॉप लीडरशिप यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा कारण है। 2014 से लेकर 2021 तक समय की नदी में पानी बहुत बहा है, कई उतार चढ़ाव भी रहे हैं, लेकिन इन उतार चढ़ावों के बीच भी नरेंद्र मोदी अभी भी धारा के बीच में ताकत से खड़े हैं। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में, जिसके नतीजे बीजेपी के लिए आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। समीक्षक इसको इस तरह भी देखते हैं कि 3 से 70 पार का सफ़र बहुत ज़ोरदार है, और ये भी देखा जाता है कि आप 200 पार करने से दीदी को रोक नहीं पाए। लेकिन इसके बाद भी, इस चैलेंज के बाद भी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जैसी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पे बीजेपी खरी नहीं उतर पाई। और यही वजह है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने पश्चिम बंगाल में अपनी जो भी संभावनाएं थीं 10-15 सीटों की, वो भी बलिदान की और कहा कि दीदी को ही ताकत हम देते हैं। और इन नतीजों से, जो नतीजे 5 राज्यों के आए हैं, कांग्रेस और तमाम जो गैर भाजपाई विपक्ष है उसको एक बड़ी ताकत मिल गई है। ताकत ये मिल गई है कि उन्हें लगता है कि हम फिर खड़े हो सकते हैं। और ऐसा होता है जब लगातार आपका ताकतवर प्रतिद्वंद्वी अच्छे स्कोर कर रहा हो और अचानक उसका स्कोर थमे, तो आपको लगता है नहीं हम भी आगे बढ़ सकते हैं और इनको टफ चैलेंज इनके सामने पेश कर सकते हैं।
कुछ वैसी स्थिति ज़रूर बनी है। मध्य प्रदेश में एक सीट का चुनाव था, उपचुनाव था, ये कांग्रेस के पक्ष में गया और कांग्रेस के लिए, ख़ासतौर से कमलनाथ जी के लिए, ये एक बहुत उम्मीद की किरण और उनकी ताकत और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला साबित हुआ, ऐसा भी समीक्षक मानते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन प्रकाश जी, जिनकी आशा और उम्मीद से भरी एक कविता इस समय देश में बहुत वायरल हो रही है और अभी तो भारतीय सेना ने जब उसको अपने ट्विटर हैंडल पर इस्तेमाल किया तब बहुत ही अच्छा लगा सभी को कि उनकी इस उम्मीद और आशा की गूंज भारतीय सेना के ट्विटर हैंडल तक पहुंच गई। बहुत स्वागत करता हूं हर्षवर्धन जी का। राजपाल सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के लीडर और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के लीडर और प्रवक्ता, और बड़े अलग गेटअप में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग है। दाढ़ी और पीछे का जो गेटअप है जितेंद्र जी, वो बड़ा अलहदा आपका मालूम पड़ रहा है। चलिए, इसके लिए भी आपको बधाई। मुस्कुराना तो बनता है सर, इस पे क्यों गंभीर हैं आप? जी, जय हो। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह आप देखते हैं उम्मीद की अगर हम बात करें तो गैर भाजपाई विपक्ष जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रहा है, ऐसा कहना भी अभी तो कठिन होगा, लेकिन फिर भी आज की परिस्थितियों में जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं उसमें क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक उम्मीद की किरण तो है? देखिए, कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के लिहाज से एक सीट उसके हिस्से में आई है, लेकिन चुनाव होते हैं राज्य की, और खासतौर पे उपचुनाव हम देखें तो बहुत ही में हावी होते हैं। ठीक इसी साल में जो भाजपा सरकार नहीं बना पाई, इसके पीछे स्थानीय कारण है कि भाजपा के पास वहां कोई स्थानीय चेहरा नहीं था। तो नतीजों को नरेंद्र मोदी के जादू का अंत मान नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं राष्ट्रीय अपील नेता है जी। बहरहाल भाजपा को सबक तो लेना पड़ेगा इस बारे में कि भाजपा स्थानीय समीकरण को साधे और राज्यों में कोई स्थानीय चेहरा धरती पुत्र के भाव में भाजपा के लिए चुनाव की बैतरणी पास करना होगा और स्थानीय समीकरण को समझे और स्थानीय चेहरा पेश करे। हर बार नरेंद्र मोदी का चेहरा काम में नहीं आ सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये रीजनल लीडरशिप का इशू ये लगातार 3 दिनों से चर्चा में है और ये बात हो रही है कि आपको अपने मजबूत चेहरे तो ढूंढने ही पड़ेंगे। सिसोदिया जी, आप लोग भी कतार में हैं और लंबे समय से कतार में हैं। अब ये कहकर हर बार की त्याग, तपस्या, बलिदान, ये बिल्कुल ठीक है, बीजेपी के लिए तो बहुत और महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका भी समय आना चाहिए, अपना टाइम आएगा। ये भी एक बड़ा मौजूद बात है क्योंकि आपके सीनियर्स का जब समय आया तो उन्होंने अपने को साबित किया। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे और कभी बात करेंगे। अभी आप किस तरह देखते हैं इन 5 राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस को, कोई कांग्रेस के लिए कोई बहुत बेहतर नतीजे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे एक उम्मीद की किरण ये बंधी है कि बीजेपी को जैसी सफलता मिलने की उम्मीद थी या जैसा अनुमान जताया गया था वैसा नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है। और है भी यही, आपका ताकतवर प्रतिद्वंद्वी अगर थोड़ा बहुत ताकत में पीछे जाता है तो आपके लिए एक उम्मीद और आशा की किरण तो बनती है। क्या कहेंगे आप? सरकार को लेकर काम कर रही है। राज्यों में भी हम सरकार को सिर्फ इस नीति से मानते हैं कि उस माध्यम से हम अंत्योदय के सपने को पूरा कर सके। निश्चित तौर पर मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूं कि प्रदेश के चुनाव में स्थानीय लीडरशिप का और स्थानीय मुद्दों का अपना महत्व होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु सिर्फ स्थानीय मुद्दे या स्थानीय लीडरशिप का ही महत्व होता है ऐसा भी नहीं है। प्रदेश के चुनाव में कई बार सिसोदिया जी, आपके यहाँ टेलीविजन तो नहीं चल रहा है? अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेलीविजन चल रहा हो तो उसकी आवाज धीरे कर दें। जी नहीं, ये इसी पे आ रहा है जी, कर दिया मैंने, उसको म्यूट कर दिया जी जी। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा, उस बात पे आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से स्थानीय मुद्दे ही सिर्फ या स्थानीय लीडरशिप ही सिर्फ इसमें महत्व नहीं रखती है, राष्ट्रीय मुद्दे भी रखते हैं, परंतु नहीं रखते ऐसा भी नहीं कहते।
स्थानीय लीडरशिप का निश्चित तौर पर बंगाल में कहीं न कहीं हमारे पास अभाव की स्थिति रही। उसका कारण भी था क्योंकि हम पिछले विधानसभा के सदन को अगर देखें तो हम पाते हैं कि हम 3 लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे और 3 से बढ़कर आज 75 के लगभग हम पहुंचने का काम हुआ। तो यह निश्चित तौर पर वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी स्थापित होने जा रही है। ये हर्ष की बात है, हमारे लिए संतोष की बात भी है। परंतु हम अन्य राज्यों की अगर बात करें तो अन्य असम में हमने सरकार बनाने का काम किया, अन्य स्थानों पे भी हमारा परफॉर्मेंस रहा, हमारी उपस्थिति रही, सम्मानजनक उपस्थिति रही। परंतु हम वहां पर इस बात में भी सही साबित हुए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अन्य जो बड़े राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बंगाल में लेफ्ट जिसकी पहले तृणमूल के पहले सरकार हुआ करती थी वह दल हो, ये जीरो पर आए। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया टीएमसी के समक्ष और भारतीय जनता पार्टी न आ जाए इस बाबत उसे रोकने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, स्वयं को मिटा दिया। एक कहावत है ना अपने मालवा में कि अगर सामने वाले की दोनों आंखें फूटती हो तो हमारी एक फोड़ दो। उन्होंने अपनी एक आंख फुड़वा ली सामने वाले की दोनों आंखें फोड़ने के लिए। उस हद तक का अपना बलिदान देने का काम कर दिया, सर्वस्व मिटाने का काम कर दिया। परंतु मैं समझता हूं कि इन चुनाव से भी भारतीय जनता पार्टी गहराई से समीक्षा करके फिर उठ के खड़ी होगी, ताकत से उठ के खड़ी होगी। इन राज्यों में हम आने वाले समय में हमारे संगठन को और मजबूत करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उन पे हमले हो रहे हैं, उनकी दुकानों को, घरों को जलाने का काम हो रहा है। चलिए मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। जितेंद्र जी की एक टिप्पणी लेकर फिर मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। भाजपा आंदोलन करने वाली जितेंद्र जी। देखिए शरद जी, जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को रोका है, क्योंकि समान विचारधारा वाला दल यदि आगे आता है तो निश्चित तौर पर हम अपनी सफलता मानते हैं। और इन चुनावों में ये सही बात है कि स्थानीय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं का रोड़ा मिला के कुनवा जोड़ा था जो फेल हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भाजपाई चरित्र के लोग नहीं है और वो तोड़े जा चुके थे। इसलिए कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दूसरी एक चीज और है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कब तक भरोसा करेंगे आप और उस चेहरे को कब तक आजमाएंगे? मुझे लगता है स्थानीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर वोट मांगती है और उसने पश्चिम बंगाल में किया भी है। लेकिन चूंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना की महामारी में प्रधानमंत्री का चेहरा भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि देश को संरक्षण प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल में वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुई। दूसरे, अमित शाह और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया, जो कि शरद जी शुरू से करते हैं, वो एक ऐसी हवा बनाई। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा 150 पार की बात करी थी, फेल हुआ उनका वो नारा। ऐसे 200 पार की बात, स्थानीय लोग, समझदार लोग, प्रबुद्ध वर्ग समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का 200 पार का नारा जो है कहीं ना कहीं जुमला है और वो खड़े नहीं उतर पाए उस पे। वो पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको जवाब दिया है किसान मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, और खास तौर से कोरोना में जो महामारी फैल रही है और सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो परिणाम भाजपा तो पहली बार वहाँ पे फाइट में आई ना, भाजपा तो पहली बार वहाँ पर फाइट में आई और आने के बाद में 75 से देखिए किस तरीके से आई है। आपके पास में एक कार्यकर्ता नहीं था, आपने मध्य प्रदेश में लेकर के सारे मुख्यमंत्री लगाए थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, स्थानीय नेतृत्व आपके साथ में नहीं था, आपने दूसरे दलों में राजपाल जी, दोनों को हम नहीं सुन पाएंगे, एक एक करके चलिए, एक एक करके। राजपाल जी, हम सुन नहीं पाएंगे फिर। छोटे कार्यकर्ता नहीं होगा, आप चुनाव कांग्रेस से ही तृणमूल पार्टी का उदय क्यों हुआ? क्यों ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ के और आपने भी तृणमूल कांग्रेस बनाने का काम किया? अगर दोनों समविचारी है तो आपकी कथनी करनी में अंतर है। आपको सिर्फ और सिर्फ जब भाजपा की एक लहर आने का काम पश्चिम बंगाल में हुआ। राजपाल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुनिए जरा उनको, फिर उसके बाद मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। आपके पास में कार्यकर्ता नहीं था, आपने वहां जाके अपनी दुकान खोली, कैलाश विजयवर्गीय जैसे अनेक। चलिए जितेंद्र जी, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ।
मैं लौटता हूं आपकी तरफ, जिन्होंने इकट्ठा किया, मैं कुछ प्रश्नों के साथ लौटता हूं आपकी तरफ। ऐसे लोगों के दम पे आप कहां तक चुनाव जीतते? हर्षवर्धन जी, बाद में आपने जुमलों में कमी नहीं रखी। जितेंद्र जी सुन लीजिए मुझे, सुन लीजिए सर, 48 घंटे पहले चुनाव बंद हो जाता है। जितेंद्र जी मुझे सुन रहे हो तो मुझे सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे जी, बस मैं लौटता हूं आपकी तरफ। हर्षवर्धन जी, सवाल ये है कि आप इसे, अगर हम ये माने कि इससे कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दिखी है, चाहे मध्य प्रदेश में दमोह की बात करें या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए क्या मैसेज है इसमें से? कांग्रेस के लिए क्या यही मैसेज है जिस तरह से तत्काल नतीजे आने के बाद 12-13 विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने सोनिया गांधी सहित सरकार को क्रिटिसाइज करके एक मेमोरेंडम जैसा बनाकर सामने आने की कोशिश की? क्या लगता है आपको? नरेंद्र मोदी जी की जो ताकत है वो 80 और 90 के दशक में इंदिरा गांधी जी की ताकत की याद दिलाती है, जिस समय सारा विपक्ष एकजुट होकर इंदिरा गांधी के उनकी मुखालिफत के लिए खड़ा होता था। आज कमोबेश वही स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। क्या लगता है आपको, अभी राहुल गांधी अभी भी कोई बहुत जोश नहीं दिखा रहे हैं कि वो इन नतीजों के बाद सक्रिय हो जाएं? शायद अभी कोरोना से वो रिकवर कर रहे हो, जो भी कारण हो, लेकिन आप किस तरह देखते हैं? अगर कांग्रेस के लिए ये उम्मीद की किरण है तो क्या कारण आप देखते हैं इसका? देखिए, कांग्रेस के लिए जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, समूह की बात है, तो उम्मीद की किरण तो है। थोड़ा मनोबल को बूस्ट अप करने वाली बात है, क्योंकि एक चुनाव जीत लेने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है जी। बंगाल की बात है, बंगाल में तो कांग्रेस के लिए जो कहावत है वो सबसे फिट है कि साहब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बंगाल में कांग्रेस जिस तरीके से खत्म हो गई और लेफ्ट इस तरीके से खत्म हो गया, आप देखें कि कोई बहुत खुशी की बात नहीं, केवल बीजेपी हार गई और बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, इससे कांग्रेस ढोल पीट रही है तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का अपना जनाधार कहाँ, जिसको द ग्रैंड कहते हैं, देश के साल में सिद्धार्थ शंकर रेड्डी पार्टी रही है, वो क्यों नहीं जीत पा रही है, सीटें क्यों नहीं ला पा रही है? तो कांग्रेस को तो बंगाल में बहुत काम करना है। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात करें, एक समेकित विपक्ष की, तो करंटली विपक्ष बिखरा हुआ है देश में। इंदिरा गांधी के समय भी विपक्ष में ताकत थोड़ी बहुत दिखाई देती थी, लेकिन अभी तो विपक्ष छितराया हुआ है, बिखरा हुआ है, और कोई महागठबंधन लोकसभा चुनाव में बने उसकी कोई बात हो नहीं रही है। बहरहाल के मन में कहीं ना कहीं दबी हुई आकांक्षा बलवती तो हो ही गई है कि नरेंद्र मोदी का रथ रोका जा सकता है। यही सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है कि भले ही दीदी कितना दम दिखाएंगी 2024 में पता नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा ज़रूर लगता है कि अगर दीदी ने रोका है तो दीदी कहीं ना कहीं उनके लिए एक सिंबल तो बनेंगी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के रथ को रोक दिया और तमाम कोशिशों के बावजूद भी टक्कर देके तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। जितेंद्र जी, आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा आगे कर दिया जाता है। 80 और 90 के दशक में इंदिरा गांधी ही एक बड़ा चेहरा हुआ करती थी, ये बात सब जानते हैं। चेहरा जो राजनीति हो या जीवन हो वही आगे किया जाता है, चाहे परिवार हो या संगठन हो, जो चमकता हुआ और जिस पर सब ट्रस्ट करते हैं। आपके यहाँ अभी ऐसे चेहरे के तौर पर राहुल गांधी जी को भी उभरना है, प्रियंका जी को भी उभरना है, कि जिनके चेहरे पर वोट मिलते हैं लोगों को। एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, राजनीति की कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं जिनकी कसौटी पर उनको खरा उतरना है। तो अगर मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलते हैं और बीजेपी उनको आगे करती है, तो क्या आप इसको बहुत किसी ऐसी घटना के तौर पर देखते हैं जो नहीं होना चाहिए, जबकि ये तो राजनीति का एक बहुत सामान्य भाव है? जी शरद जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन होता क्या है कि जो चरित्र, सर आप स्पीकर ऑफ कर लें, आप स्पीकर ऑफ कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है जी। आपकी गूंज, हमारी आवाज की गूंज सुनाई दे रही है जी। मेरा ये कहना है शरद जी कि चेहरा आगे करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन चेहरा काम किस ढंग से कर रहा है ये देखना होगा। 2019 के आम चुनावों में आपने देखा जी कि जब 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है, जब आप एक गुफा में बैठ जाते हो, आप क्या संदेश देना चाहते हो? प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं होता है, वो एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
और आपने 2019 में 48 घंटे पहले चुनाव बंद हो जाता है। आपने गुफा में जाकर के पूरे देश सर आप अपनी ताकत पर कम बात कर रहे हैं, अभी भी प्रधानमंत्री पर ही बात कर रहे हैं। आपके लिए क्या मैसेज है? राहुल जी क्या करने वाले हैं? बंगाल के चुनाव में क्या हुआ? पूजन करना, उत्थान करना, कहीं अपने चरित्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए तकलीफ हो रही। रहा सवाल राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, तो शरद जी आपको बताऊं, देश में इंदिरा गांधी को भी इस देश में राजीव गांधी को राजपाल जी हम आप दोनों को नहीं सुन पाएंगे, मेरी गुजारिश है कि एक एक करके सुने हम। जी बोलिए जितेंद्र जी जल्दी से, फिर मैं राजपाल जी की प्रतिक्रिया लूंगा। जी मेरा ये कहना है, इस देश में विपक्ष ने इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की। आपने देखा इस देश में राजीव गांधी को भी अपरिपक्व कहा था, लेकिन उन्होंने भी अपनी श्रेष्ठता साबित की। तो समय आने दीजिए, सारा नेतृत्व अपने आप में सक्षम होता है, प्रमाणित कर देगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि मोदी जी का चेहरा आगे करने से हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार है उनका, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बंगाल की घटना बताई, आम चुनावों की घटना बताई, चलिए वक्त कम है मेरे पास। कहीं समझदार व्यक्ति, कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग इस चीज को स्वीकार नहीं करता। राजपाल जी कम वक्त है मेरे पास, संक्षेप में अपनी बात कहें। कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से वो बात आ गई जो आना चाहिए थी, जो उनके मन में है, उनकी पार्टी का एजेंडा है। जब इस देश का प्रधानमंत्री अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार जाकर केदारनाथ जी के समक्ष माथा टेकता है या पहाड़ के अंदर बैठ के समाधिस्थ होकर अपने स्मरण करता है, स्मरण करता है अपने भगवान का, तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठती है। जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में कोई भगवाधारी जाकर शपथ लेता है तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ होती है। यही कांग्रेस का असली चित्र और चरित्र है जो देश की जनता के सामने है और कांग्रेस के प्रवक्ता के मुख से अभी हमने सुनने का काम। आप क्या मानते हैं, आप अगर ओवरकम करेंगे, सिसोदिया साहब बहुत कम वक्त में मुझे बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं इसे कि बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगी? निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, पार्टी के अन्य नेता भी इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं कि इन सब विषयों के ऊपर गहराई से समीक्षा करेगी पार्टी। और गहराई से समीक्षा जब होती है किसी विषय की तो वो उसमें कैसे सुधार किया जाए उसी विषय पर होती है। आने वाले समय में नए कलेवर के साथ फिर पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखेगी। विपक्ष एक हो, सारे लोग एक हो जाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। हर्षवर्धन जी कुछ सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में मुझे बताइए, क्या मैसेज ये है कि बीजेपी अपनी संगठनात्मक शक्ति को पहचाने, जिससे जनसंघ से 1980 बीजेपी और उसके बाद संसद में कभी 2 सांसदों की पार्टी, पश्चिम बंगाल में 3 विधायकों की पार्टी किस तरह आगे बढ़ती है, वो कहीं उसको मिस कर रही है, लगातार उसमें कमी और खामी बढ़ रही है। और कांग्रेस के लिए मैसेज ये है कि ये जो उसको ऑक्सीजन का समय मिलता है इसको वो कैश कराने की तरफ बढ़े, इसको ज़ाया ना कर दे, क्योंकि लंबा समय यूपीए के बाद और मध्य प्रदेश में भी 15 साल विपक्ष में और 14 महीने सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने भी अपनी गलतियों से बहुत सबक नहीं लिया। देखिए बीजेपी के लिए संदेश ये है साहब कि आपके जो शत्रप हैं उनको ज्यादा हाईलाइट करना होगा और चेहरों का विकेंद्रीकरण करना होगा चुनावों के लिए। तब तक आप नेतृत्व को तवज्जो नहीं देंगे, उसको आगे नहीं रखेंगे, जनता का जुड़ाव नहीं हो पाएगा। सबक यही है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो उसको काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। जी बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी और बहुत धन्यवाद सिसोदिया साहब। तो मैसेज बहुत साफ हैं, बिटवीन द लाइन्स समय हमारे लिए हर समय मैसेज लाकर छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि मैसेज होता नहीं है, लेकिन मैसेज को पढ़ने में हम अक्सर देर करते हैं। एक नौजवान अपने करियर को गढ़ने में देर करता है, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में उस संदेश को हमने पढ़ने में देर की, और जो लोग अपने समय को बिल्कुल सही समय पर पढ़ लेते हैं उनसे जीवन में कभी गलती नहीं होती और वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। मैसेज बीजेपी के लिए भी बहुत साफ है जो अपने स्वर्णकाल जैसी स्थितियों से गुजर रही है, और मैसेज उस कांग्रेस के लिए भी बहुत साफ है जो इस समय अर्श से फर्श का सफ़र तय करके आगे बढ़ने के लिए बहुत बेचैन है। तो दोनों पार्टियों के लिए मैसेज बहुत साफ है। अब देखते हैं कि कौन कितनी बारीकी से इस मैसेज को न सिर्फ पढ़ता है बल्कि अपने चाल चरित्र और चेहरे में उतारता है। वही
फिल्मी अंदाज में कहूँ तो मुकद्दर का सिकंदर होगा सर। देखते हैं कौन होता है आगे जाके मुकद्दर का सिकंदर। नमस्कार।